हेलो एवरीवन। तो देखो, लास्ट क्लास तक हमने अपने चैप्टर के अंदर बात कर ली थी। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अलग अलग पैरामीटर्स में डिफ़ाइन कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक तो हमने डिफ़ाइन किया H2O2 यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट के वॉल्यूम की टर्म्स में। ठीक है, याद होगा वहाँ पर H2O2 की टाइट्रेशन किससे करवाई गई थी? KMnO4 से टाइट्रेशन करवाई गई थी। ठीक है, और वहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो याद करो, वहाँ पर फॉर्मूला आया था ln V0/VT इज इक्वल टू KT। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और फिर उसके बाद हमने हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को दूसरे अगला पैरामीटर कौन सा था? बाय मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल मेथड था, उसमें कोई फॉर्मूला से रटने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो हमने तीसरा पढ़ा, मतलब आई गेस वो फोर्थ रहा होगा, तो हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बारे में। ठीक है, उसमें हम बेसिकली क्या मेजर करते हैं? हम वहाँ से जो H+ मिलता है उसका हम न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं, किसके थ्रू? NaOH के थ्रू। और हम NaOH का वॉल्यूम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला आया था वो आपके सामने लिखा हुआ है ln V∞ माइनस V0/V∞ माइनस VT इज इक्वल टू KT, जहाँ पर V∞ इन्फाइनाइट टाइम पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम कितना NaOH यूज़ हो रहा है उसका वॉल्यूम है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कितना NaOH चाहिए और टाइम t पर कितना NaOH चाहिए, ये इनके वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इसके आगे मूव करने वाले हैं और हमारे अगले पैरामीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शायद ये फिफ्थ है। ठीक, तो जो हमारा फिफ्थ पैरामीटर है ये है बाय मेजरिंग एंगल ऑफ रोटेशन। बाय मेजरिंग एंगल ऑफ रोटेशन। हाँ, अब भाई एंगल ऑफ रोटेशन एक टर्म आ रहा है यहाँ पर। हम बेसिकली यहाँ हम थीटा की यानी कि एंगल की बात करेंगे। ठीक है, एंगल की बात करेंगे, समझे? हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू ही यहाँ से स्टार्टिंग से इसी को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये बेसिकली हमारा इस टॉपिक का और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो हमें, मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टर्म में पूछेगा या फिर एक नॉर्मल ABC की टर्म्स में रिएक्शन देके पूछेगा। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बेसिकली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन समझा पहले। तो देखो, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 प्लस H2 gives C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब यहाँ ये जो C6H12O6 हो, ये भी C6H12O6। हाँ, तो इनका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग सब्सटेंस है ना। एक है ग्लूकोज, ठीक है, और एक है फ्रक्टोज। हाँ, ये दोनों क्या है? अलग अलग सब्सटेंस हैं। दोनों में बेसिकली डिफरेंस देखो, फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस रहता है किसका? फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है, यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है और यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, यह है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की रिएक्शन, बेसिकली उसके हाइड्रोलिसिस के पास चल रही है। किसका हाइड्रोलिसिस? देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी एक सब्सटेंस की जब हम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जब ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो उसको हम क्या कह देंगे? हाइड्रोलिसिस कह देंगे। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन भी वैसी है। शुगर के हाइड्रोलिसिस से क्या मिल रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिल रहा है। ठीक, अब देखो, इसकी बात करने से पहले, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर आपने इसका पहले नाम सुना है तो आपको पता होगा क्या होता है, और अगर आपने इसको पहले कभी नहीं सुना एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, तो देखिए समझे कुछ चीज़ें। ठीक है, देखो, एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइट की। ठीक है, एक होती है नॉर्मल लाइट और एक होती है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक होती है नॉर्मल लाइट, ठीक, एक होती है नॉर्मल लाइट और एक होती है पोलराइज्ड लाइट। अब क्या डिफरेंस है भाई, क्या है ये दोनों चीज़? तो देखो, नॉर्मल लाइट तो बेसिकली जो नॉर्मल लाइट होती है ना, जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, नॉर्मल लाइट के वाइब्रेशंस हर एक डायरेक्शन में होते हैं। मतलब हर एक डायरेक्शन में नॉर्मल लाइट के क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं। सब तरफ नॉर्मल लाइट में क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं। और पोलराइज्ड लाइट जो होती है, पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं।
ठीक है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, पोलराइज्ड लाइट के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि पोलराइज्ड जो सनग्लासेस होते हैं, तो बेसिकली ये वही पोलराइज्ड है, ठीक है। पोलराइज्ड लाइट उसमें क्या होते हैं, एक ही टाइप के क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक। तो अभी तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की, ये कहाँ से आ गया। हाँ, तो ये इसी के आगे आप समझें भाई, पोलराइज्ड लाइट है ना, पोलराइज्ड लाइट एक बार समझ में आ गया। तो देखो पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। अब आप पोलराइज्ड लाइट को उठा रहे हो, ठीक, पोलराइज्ड लाइट ये रही आपके पास पोलराइज्ड लाइट। हाँ अच्छा, देखो एक नॉर्मल लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एक नॉर्मल लाइट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलराइज लाइट में, है ना। अब आप समझें स्टेप बाय स्टेप कि भाई आपने नॉर्मल लाइट को पोलराइज बना लिया है ना। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है, ये जो पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अब इसको आप पास कर रहे हो फिर से किसी सब्सटेंस से, ठीक है। ये सब्सटेंस क्या होते हैं, इसी की बात बस अभी होने वाली है। तो मानो इस पोलराइज लाइट को आपने एक सब्सटेंस से पास किया, और इस पोलराइज लाइट का जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ये जो पोलराइज लाइट है जो इस तरीके से है, ये या तो इस तरीके से रोटेट हो गई, ठीक है, या फिर ये इस तरीके से रोटेट हो गई। आपको दिख रहा होगा ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, ठीक है, रोटेट कर देते हैं। आप रोटेशन है तो या तो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या कर दें, रोटेट कर दें, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक और चीज़ है ना, तो ये आपको समझ में आता होगा, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब देखो भाई दो टाइप के रोटेशन हो सकते हैं, तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता है तो हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो, ठीक है, डेक्स्ट्रो, ठीक, जिसको हम दिखाते हैं डी से, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो। और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता है तो इस एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं लेवो, लेवो इसको हम कहते हैं, इस तरीके से उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो स्मॉल डी और लेवो स्मॉल एल, ठीक है। डेक्स्ट्रो और लेवो जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए तो हम बोलेंगे लेवो, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में पूरा, एक तो पोलराइज लाइट के बारे में और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, ठीक। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे आप इस टर्म को आप ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो यहाँ तो मैंने आपको बस एक ब्रीफ किया है, ठीक है, कि क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। क्या होते हैं, जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या कर दें, रोटेट कर दें। रोटेशन की दो डायरेक्शन होती है, एक तो डेक्स्ट्रो, ठीक है, और एक लेवो, ठीक है। अब आप आ जाए वापस से इस टॉपिक पे, ठीक है। तो वापस यहीं आ रहे हैं हम। तो देखो हमारे पास ये रिएक्शन थी C12H22O11 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी, ये बस ये क्या है, शुगर, ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज। तो जो शुगर होती है, शुगर, ठीक है, ये होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। मतलब शुगर वो सब्सटेंस है जो पोलराइज लाइट के प्लेन को कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। तो शुगर कैसा सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और ऑप्टिकली एक्टिव में भी कौन सा है, डेक्स्ट्रो। ये क्या करता है, ये पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में एक पॉइंट लिख रहे हैं कि जो सुक्रोज और साथ ही साथ ग्लूकोज, जो सुक्रोज और ग्लूकोज होते हैं ये होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ध्यान रखना भाई, ये चीज़ें हम जैसे देख के नहीं बता सकते, ये हमें बताई जा रही है ना, गिवन है, इसलिए आप ध्यान रखना। जो सुक्रोज और ग्लूकोज होते हैं वो होते हैं डेक्स्ट्रो, एंड फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज होता है, ठीक है, वो होता है कौन सा रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, ठीक है। इस टर्म को आप ध्यान रखें। एंड फ्रक्टोज आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। हमें एक नॉर्मल चीज़ बताई जा रही है कि जो सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये कैसे होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इन ऑप्टिकली एक्टिव में भी जो सुक्रोज और ग्लूकोज है वो तो कौन सा होता है, वो डेक्स्ट्रो होता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो कौन सा होता है, वो लेवो होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पहले कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। लिख लिया होगा, ठीक है।
तो हम मूव करते हैं आगे, और भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो एक पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब देखें, अब लिखें दूसरा पॉइंट, ठीक है। जो एल रोटेशन होता है, एल रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज पर मोल। भाई आपने देखा होगा रिएक्शन में कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बन रहे हैं और दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज तो क्लॉकवाइज घुमाएगा और फ्रक्टोज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। लेकिन क्या दोनों सेम घुमाएंगे? क्या दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन सेम होता है क्या? कि जितना ग्लूकोज घुमाएगा उतना ही फ्रक्टोज घुमाएगा क्या? ये नहीं पता। तो अगली इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में है। एल रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज पर मोल, यानी कि एक मोल फ्रक्टोज का जो रोटेशन होता है, एल रोटेशन, वो ज़्यादा होता है किससे? डी रोटेशन ऑफ ग्लूकोज पर मोल। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। जो फ्रक्टोज के एक मोल का जो एल रोटेशन होता है, एल रोटेटरी होता है ना, ये फ्रक्टोज जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे? वो ज़्यादा होता है किससे? डी रोटेशन से। किसकी डी रोटेशन से? ग्लूकोज के डी रोटेशन से ज़्यादा होता है, ठीक। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। इसको आप स्टार भी लगा देना, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से जब टॉपिक को समझेंगे तो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। फिर अब आप समझे, देखिए, अब आप रिएक्शन अपने को पता है, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन की तरफ अगर वापस लेके चलूँ तो आप रिएक्शन समझो। देखें, ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक। आप देखें भाई, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ क्या होगा? ये मैं आपको वापस बाद में भी लिखा दूंगा, तो आप चाहो तो लिखो, या हम इसको वापस से लिखेंगे उस पेज पे, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ क्या होगा? सुक्रोज होगा, और ये कुछ नहीं होगा। किसी टाइम t पर ये कुछ कंज्यूम हो जाएगा, a0 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x, और टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये खत्म, ये a0 और ये भी क्या हो जाएगा? a0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देखें भाई, देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जा रही है, सुक्रोज जो है उसका अमाउंट कम होता जा रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इक्वल अमाउंट्स में फॉर्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और दोनों इक्वल अमाउंट्स में फॉर्म होते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जो फ्रक्टोज है उसका एल रोटेशन ज़्यादा है किससे? ग्लूकोज से, ठीक। अब समझें भाई, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी, बताओ क्या डी रोटेशन तो कम होता जाएगा ना? दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, लेकिन बताओ कि ज़्यादा किसका है? फ्रक्टोज का एल ना। यानी कि बताओ धीरे धीरे, पहले देखो स्टार्टिंग में सिर्फ सुक्रोज था, और सुक्रोज की वजह से कौन सा रोटेशन था? डी रोटेशन, ठीक है। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, फ्रक्टोज बढ़ता जा रहा है ना, फ्रक्टोज बढ़ता जा रहा है, तो बताओ धीरे धीरे डी रोटेशन कम होता जाएगा और एल रोटेशन बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज ओवर फॉर्म होता जा रहा है ना। फ्रक्टोज का कौन सा रोटेशन होता है? एल रोटेशन। तो जैसे जैसे फ्रक्टोज फॉर्म होता जाएगा, एल रोटेशन बढ़ता जाएगा। तो आप समझें फिर से कि स्टार्टिंग में तो कौन सा था? डी, डेक्स्ट्रो, ठीक है। और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती जा रही है, मतलब कौन सा रोटेशन आता जा रहा है? एल रोटेशन आता जा रहा है, ठीक है। तो देखो आप खुद समझो कि पहले डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा था ये लाइट को, है ना, और जब रिएक्शन खत्म हुई तो फाइनली पता चल रहा है कि लाइट कैसे रोटेट होने लग गई? लेवो रोटेट होने लग गई। तो आप बताओ क्या लाइट इन्वर्ट हो गई ना? इन्वर्ट, है ना। पहले लाइट का कैसे रोटेट कर रहा था? पहले सुक्रोज था, वो लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा था, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो मिक्सचर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बचे हुए हैं, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? फ्रक्टोज का एल रोटेशन। तो फाइनली जो रोटेशन आपको मिलेगा वो किसकी वजह से होगा? फ्रक्टोज की वजह से। और वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एल रोटेशन। तो बताओ पहले डी था और अब एंड में क्या हो गया? एल हो गया। बताओ कि लाइट इन्वर्ट हो गई ना। और इसीलिए इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन, लाइट का इन्वर्ट होना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला पॉइंट हम डी लिख रहे हैं, इसी से रिलेटेड लिख रहे हैं। तो देखें, जो हमारा अगला पॉइंट है, देखें, as the hydrolysis of, देखो अगर आपको समझ में ना आया, अभी मेरी राइटिंग बहुत माशाल्लाह है, बहुत अच्छी है, तो आपको अगर राइटिंग समझ में नहीं आया मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, ठीक है। एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर प्रोसीड डी रोटेशन
डी रोटेशन डिक्रीज एंड एल रोटेशन इंक्रीज, ठीक है। डी रोटेशन डिक्रीज एंड एल रोटेशन इंक्रीज एंड फाइनली मिक्सचर बिकम्स कौन सा रोटेटरी? लेवो रोटेटरी and it is known as inversion of cane sugar, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गई इसके बारे में डिटेल्स, ठीक है। अब आते हैं हम इसके फॉर्मूला के ऊपर। तो देखो, इसका मैं आपको पहले बता दूं, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिख पाऊँगा कि जो भी इसका जो ऑर्डर, जो भी इसका एक्सप्रेशन, इसकी जो इक्वेशन आती है वो मैं आपको डायरेक्ट लिखूँगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मतलब उसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। हाँ, उसके डेरिवेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आप बस ध्यान दो, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखें, मैं लिख रहा हूँ वापस से C12H22 O11 plus H2 gives C6H12O6 plus C6H12O6, ठीक है। अब जो इसके लिए भाई हम वही डेटा अपने पास है ही पहले से, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन आता है ये आता है KT इज इक्वल टू, या हम पहले कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं। देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर लिखा था A0, ये कुछ नहीं था। किसी टाइम t पर ये क्या हो गया, A0 माइनस एक्स, ये हो गया x और ये भी हो गया x। टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये कंप्लीट, ये पूरा ख़त्म हो चुका होगा, ये हो गया A0 और ये हो गया A0। अब देखो, यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रोटेशन या एंगल, ठीक है। एंगल की भी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। आप बताओ, एंगल जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, बताओ जो भी रोटेशन होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? बताओ, ये तो है नहीं। तो जो रोटेशन होगा लाइट का, मैं यहाँ से इस पूरे मिक्सचर से, इस रिएक्शन के मिक्सचर से हम पोलराइज लाइट को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ, लाइट ये, क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है? वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब आप लाइट को पास करोगे तो बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सुक्रोज। बताओ, जो भी रोटेशन होगा वो सिर्फ सुक्रोज की वजह से होगा ना। तो हमने बोल दिया कि इसकी वजह से जो रोटेशन है वो क्या है? R0, ठीक है। अब किसी टाइम t पर ये पूरा मिक्सचर है, तो जो भी रोटेशन होगा उसको हम क्या कह देंगे? भाई जो भी रोटेशन होगा इन तीनों की वजह से जो भी नेट रहेगा वो ये आएगा, उसको हमने बोल दिया RT। और जो फाइनल रोटेशन होगा उसको हमने बोल दिया क्या? R इनफाइनाइट, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हमने ये 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके एक्सप्रेशन, इसका फर्स्ट ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है K इज इक्वल टू, या KT इज इक्वल टू 1/T ln R। अच्छा, मैं आपको चाहूँ तो मतलब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो R इन्फिनिटी माइनस R0 अपॉन R इन्फिनिटी माइनस RT, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस R इन्फिनिटी, है ना। क्योंकि माइनस से माइनस तो कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने इसी फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, अभी जो हमने NaOH वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें V इन्फिनिटी माइनस V0 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT था। तो इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है, याद रहे, कोई आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ना मिले आपको याद रखने के लिए, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका डेरिवेशन नहीं है, हाँ, लेकिन मैं इसकी डेरिवेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये कैसे आया है, ठीक है। एक ट्रिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसको डेरिवेशन की तरह ना समझे, ट्रिक की तरह समझे। तो ट्रिक है, देखो, ये इसका फॉर्मूला हो गया, मैं याद रखें, ठीक है। अब देखें, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको ट्रिक से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए पहले मैं वो बता रहा हूँ। भाई आप बताओ, हाँ, तो पहले जो आप देखें कि जो पहले जो लाइट का रोटेशन था वो D था ना, ठीक है। और फाइनली जो लाइट का रोटेशन आएगा वो नेट क्या आएगा? L आएगा, ठीक है। मतलब लाइट डेक्स्ट्रो होती हुई किसकी तरफ चली गई है? लेवो की तरफ चली गई। बोलो सही है। पहले डेक्स्ट्रो थी और बाद में फाइनली कैसे हो गई? लेवो की तरफ हो चुकी है, ठीक है। मतलब बताओ, जब डेक्स्ट्रो से लेवो आ रही है तो बताओ बीच में कहीं ना कहीं 0 भी आया होगा ना, ठीक है। बोलो सही है क्या?
भाई डेक्स्ट्रो से अगर लेवो की तरफ आ रही है मतलब रोटेशन है भाई, डेक्स्ट्रो को ध्यान रखना, डेक्स्ट्रो को हम प्लस से दिखाते हैं और लेवो को हम नेगेटिव से दिखाते हैं ना। देखिए अगर रोटेशन डेक्स्ट्रो है तो +20 +30 +40 मतलब प्लस साइन में दिखाते हैं, और अगर लेवो है तो माइनस साइन के साथ दिखाते हैं, ठीक है। तो एंगल जो पॉजिटिव से भाई नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो बीच में जीरो भी आया होगा, ठीक है। तो उस जीरो वाले पॉइंट की बात चल रही है, तो उसके लिए लिख रहे हैं हम फॉर mixture for a mixture to be optically inactive, for a mixture to be optically inactive मतलब वो सब्सटेंस जो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब लाइट डी से एल की तरफ आ रही है तो बीच में रोटेशन जीरो हुआ है ना, तो बताओ उस जीरो वाली कंडीशन को हम क्या बोल देंगे कि ये कैसी कंडीशन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव वाली कंडीशन है, बोलो सही है ना। तो उस टाइम की बात चल रही है जिस टाइम पे ये जीरो आया होगा। तो फॉर अ मिक्सचर टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, बताओ इस टाइम पर बताओ क्या जीरो हो चुका है, कि बताओ रोटेशन जीरो हो चुका है ना किसी टाइम पर, ये कंडीशन किसी टाइम पर आई होगी तो उसको हम बोल रहे हैं आर टी, और बताओ ये उस टाइम पर रोटेशन क्या हो चुका होगा, जीरो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछ ले बताओ वो टाइम बताओ जहाँ पर मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में आर टी को क्या पुट करना होगा, ज़ीरो पुट करना होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। अब हम मूव करते हैं उस ट्रिक पर, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, उस फॉर्मूला को समझने के लिए ये ट्रिक बताई जा रही है, ठीक है। तो देखें भाई, पहले लिख लें अमाउंट ऑफ hydrolysis is directly proportional to change in concentration, ठीक है। सॉरी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं, चेंज इन रोटेशन, ठीक है। चेंज इन रोटेशन, कॉन्सेंट्रेशन तो ये वाली अमाउंट हाइड्रोलाइज, ठीक है। तो देखें अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जितना अमाउंट हाइड्रोलाइज हो रहा है और मतलब हाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने रोटेशन में चेंज आया है, आप समझें, वही समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप बात करें ये था टाइम टी इज इक्वल जीरो से टाइम टी तक, बताओ कितना अमाउंट हाइड्रोलाइज हो चुका है। ए नोट से ए नोट माइनस एक्स हुआ, बताओ कितना अमाउंट हाइड्रोलाइज हो चुका है, बताओ क्या एक्स अमाउंट हाइड्रोलाइज हो चुका है ना, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, बताओ यही है। बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जब यहाँ से यहाँ आने पर एक्स अमाउंट हाइड्रोलाइज हो चुका है, तो बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट, बोलो सही है क्या। चेंज इन रोटेशन क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट। जब एक्स अमाउंट हाइड्रोलाइज हुआ है तो बताओ चेंज इन रोटेशन क्या है, आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। जब एक्स अमाउंट हाइड्रोलाइज हुआ है तो चेंज इन रोटेशन क्या है, इसमें से ये माइनस कर दो, आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। तो पहला तो आपके पास आ गया एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, ये पहला। अब देखिए दूसरा, अब आप बताओ अगर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से अगर टाइम टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक का देखोगे तो बताओ क्या पूरा अमाउंट यानी कि ए नोट क्या पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज हो चुका क्या, और वो प्रोपोर्शनल होगा। बताओ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर रोटेशन था आर नॉट और इनफाइनाइट पर रोटेशन था आर इनफाइनाइट, बताओ चेंज इन रोटेशन क्या हुआ, आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट, बोलो सही है। ये आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x इज इक्वल टू के टी, बोलो सही है क्या, ठीक है। अब आपको पुट क्या करना है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखो आपको a नॉट दिख रहा होगा, ln a नॉट को आप लिख सकते हो r इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप करके देख लेना, देखो आपको क्या मिलने वाला है, आर इन्फिनिटी माइनस आर टी आपको मिलने वाला है इज इक्वल टू के टी, और देख लो आप ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के बाद। तो हम मूव कर रहे थे न्यूमेरिकल वाले पार्ट की तरफ, तो देखें
कोई इस पे कोई बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, हाँ, लेकिन इस पे दो टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। दो टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, जो मैं आपको पहला न्यूमेरिकल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल। एक तो इस पे बनता है कि आपको क्या देगा, एक टेबल बना के देगा, टेबल बना के देगा, उस टेबल में क्या करेगा वो, उस टेबल में आपको डेटा देगा, ठीक है, अलग अलग टाइम का, ठीक, उसमें टाइम का क्या देगा, डेटा देगा, और एंगल का डेटा देगा, ठीक है। टाइम टी इज, मान लो एक एग्जांपल की फॉर्म बता रहा हूँ, मान लो कि टाइम टी इज इक्वल टू 0, 50 मिनट्स, 100 मिनट्स और 150 मिनट्स का डेटा दिया हुआ है, और रोटेशन में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है। तो भाई ये इसका एक बहुत आसान सा न्यूमेरिकल का पैटर्न होता है, ठीक है। उसमें क्या करना चाह रहा है आपसे, कुछ भी के या टी पूछ लेगा, मतलब के या टी या कुछ भी पूछ सकता है कोई इस पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में, है। देखो आपको इनफाइनाइट टाइम, या यहाँ एक और बना लो, है ना, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट टाइम का दे देगा कुछ भी डेटा, है ना। तो यहाँ से आपसे वो क्या करेगा, यहाँ से आपसे वो के की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। या कुछ लैंग्वेज की फॉर्म में बोलेगा कि भाई मान लो कि एंगल 50 डिग्री कितने टाइम में आएगा, तो यहाँ से इस टाइप का एक बहुत आसान से न्यूमेरिकल बनता है, ठीक, बहुत आसान होता है। और जो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, हाँ, वो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो इस टाइम पर जनरली इसी टाइप का पूछा जाता है, इस टाइप के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखें क्या है न्यूमेरिकल, एक आपको रिएक्शन दी है, ए गिव्स बी प्लस सी, बोला जा रहा है रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है आपके पास, और बोल रहा है ए बी एंड सी आर ऑप्टिकली एक्टिव, ए बी एंड सी आर ऑप्टिकली एक्टिव if at time t is equal to 45 seconds, if at time t is equal to 45 seconds the rotation of mixture, the rotation of mixture is 10 degree, and after a long time, rotation is minus 20 degree, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन, find percentage dissociation of A at t is equal to 45 seconds, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और नीचे उसमें डेटा दिया हुआ है आपको, डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन the optical rotation of A, B and C per mole are 40 degree, 60 degree and minus 80 डिग्री, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक। देखो एक रिएक्शन दी है, ए गिव्स बी प्लस सी, बोल रहा है टाइम टी इज इक्वल टू 45 सेकेंड्स पर जो रोटेशन है मिक्सचर का वो कितना है, 10 डिग्री, और आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो गया, एक आफ्टर इनफाइनाइट टाइम रोटेशन कितना है, -20। देखो क्वेश्चन से आपको चीज़ें प्रूव हो जानी चाहिए कि उसने आफ्टर इनफाइनाइट मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम उसे रोटेशन आपको नेगेटिव में दिया। देखो यही तो होता है, एल हो जाता है ना, है ना, आफ्टर बहुत लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम रोटेशन नेगेटिव यानी कि एल हो जाता है, तो यही हो रहा है। और किसी टाइम पर उसने पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि बताओ इस टाइम पर बताओ कितना % ए डिसोसिएट हो चुका है, मतलब परसेंटेज बताना है कितना डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। और उसने गिवन है आपको पर मोल की रोटेशन की वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक। अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, अब यही आपको समझना है। देखो डेरिवेशन का तो मतलब डेरिवेशन तो कुछ था नहीं फॉर्मूला का, लेकिन हाँ इस टाइप की क्वेश्चंस का एक पूरा मेथड है, ठीक है। तो देखिए समझे कैसे करना होगा, यही अपने को समझना है। तो अब एक एक करके चीज़ें समझते चलना। देखो सॉल्यूशन, देखो रिएक्शन अपने को गिवन है, ए गिव्स बी प्लस सी, ये अपने पास रिएक्शन है, ठीक है। मान लिया
टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कितना है ए नॉट, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 45 सेकेंड्स की वो हमसे बात कर रहे हैं, तो हम यही मान के चल रहे किसी टाइम टी 45 सेकेंड्स में हमने मान लिया कि ये ए नॉट में से कुछ एक्स चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा एक्स और एक्स हो जाएगा, बोलो सही है, ठीक है। और टाइम टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये ख़त्म हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, तो ठीक। तो अब आपको एक तो टाइम टी इज इक्वल टू यहाँ का रोटेशन गिवन है, देखो यहाँ का हमें नहीं पता, यहाँ का हमें पता है रोटेशन, आर टी की वैल्यू क्या है, आर टी की वैल्यू अपने पास थी 10 डिग्री, ठीक है, और इन्फिनिटी की वैल्यू अपने पास थी -20 डिग्री, ठीक। अब इसी को लेकर आपको चलना है। अब देखो कैसे करना है कि टाइम टी इज इक्वल टू 45 सेकेंड्स पर ये बताओ कितना डिसोसिएट हो गया। तो आप क्या करोगे, देखो एक्स की वैल्यू निकालोगे और एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसका हम क्या निकाल लेंगे, उसके हिसाब से हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कितना डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। अब देखें कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब बताओ आपको आर टी कितना दिया हुआ है 10 डिग्री, बताओ इस जो 10 डिग्री रोटेशन आया है, ये नेट रोटेशन है ना, नेट रोटेशन का मतलब इसका रोटेशन प्लस इसका रोटेशन प्लस इसका रोटेशन। तो देखो इक्वेशन बनाते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू 45 सेकेंड्स की हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 45 सेकेंड्स पर हम रोटेशन को आर टी बोल रहे हैं, तो बताओ इस रोटेशन की वैल्यू क्या होगी, इस रोटेशन की मतलब ये जो देखो इस रोटेशन की वैल्यू अपने को 10 डिग्री की बने ना, तो ये कहाँ से आया होगा, बताओ जितना मोल ए का है इंटू पर मोल ऑफ ए का रोटेशन, जितना इस टाइम पर जितना ए है इंटू उसके एक मोल का रोटेशन, ठीक है, बी इंटू बी कितना है इस टाइम पर एक्स इंटू उसके एक मोल का रोटेशन। देखो इसका आप कैसे लिखोगे, कैसे 10 डिग्री आया होगा, देखो ए का रोटेशन, ए कितना है इस टाइम पर, ए है इस टाइम पर हमारा ए नॉट माइनस एक्स, और बताओ पर मोल ऑफ ए का रोटेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, पर मोल ऑफ ए का रोटेशन क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। तो इतना मोल इंटू 40 डिग्री, ठीक है, प्लस बताओ बी कितना है एक्स और बी का रोटेशन कितना है, बी का रोटेशन दिया है क्वेश्चन में 60 डिग्री, प्लस बताओ और कौन सा है सी का भी कितना मोल है, कितना अमाउंट है एक्स, और सी का पर मोल का रोटेशन कितना है -80 डिग्री। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। देखो जो किसी टाइम पर जो आर टी है भाई वो इन ए बी और सी के नेट रोटेशन की वैल्यू है ना, तो बताओ नेट रोटेशन कैसे आएगा, तीनों का जो मोल है और इंटू उसके पर मोल के रोटेशन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो ये आप इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 10 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 ए नॉट माइनस 40x प्लस 60x माइनस 80x, बोलो सही है। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू, ये 10 मतलब डायरेक्ट अब डिग्री बोलने की जरूरत नहीं है, 40 ए नॉट माइनस 60x, ठीक है। तो यहाँ से देखो शायद ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा 4 ए नॉट माइनस 6x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, ठीक। एक जो डेटा हमें हमारे पास गिवन है उसके रिस्पेक्ट में हमने एक इक्वेशन बना लिया, तो देखो एक और डेटा गिवन है उसके रिस्पेक्ट में हम एक दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, इस टाइम इनफाइनाइट टाइम का इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हम आर इन्फिनिटी में क्या गिवन है -20 इज इक्वल टू, बताओ इनफाइनाइट पे ए तो रहा नहीं, तो ए का तो कोई रोटेशन होगा नहीं, बताओ बी है, बी का कितना अमाउंट है, कितना मोल है ए नॉट, और बी का रोटेशन कितना था 60, बी के पर मोल का रोटेशन कितना था 60, और सी है साथ में कितना है सी भी कितना है ए नॉट, और इसका रोटेशन कितना है -80, बोलो सही है। तो देखो क्या आ गया -20 यहाँ हो गया 60 ए नॉट और यहाँ हो गया -80 ए नॉट। देखो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ ये हो जाएगा, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -20 इज इक्वल टू -20 ए नॉट, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ए नॉट है वो कितना हो चुका है 1, ठीक। ए नॉट की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है, ठीक है। अगर मेरे पास ए नॉट 1 आ चुका है तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ ए नॉट को इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 6x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये उस तरफ जाएगा 6 हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा 3, तो x आ गया देखो कितना 1/2, यानी कि 1 हमारा इनिशियल है और कितना अमाउंट डिसोसिएट हो चुका है 1/2। तो मेरे ख्याल से यहाँ के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बताओ कितना परसेंट डिसोसिएशन हो चुका है, 50% डिसोसिएशन हो चुका है, 50% डिसोसिएशन।
हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसका जो मेथड है ना ये आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान सा मेथड है, कर सकते हैं हम इसको, ट्राई करना। मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस गिवन है आपको, ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, इस टाइप का भी और एक वो जो नॉर्मल क्वेश्चन है उस टाइप का भी, जहाँ पर आपको आर नॉट आर इन्फिनिटी पहले से गिवन होगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो हमने इसका एक पार्ट कर लिया है, इस क्वेश्चन का हमने एक पार्ट कर लिया कि बताओ कितना % डिसोसिएशन है। चलो मैं आपको इसका एक और पार्ट करवाता हूँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, ये आप कॉपी कर रहे होंगे जो भी है। अगर आपने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा तो मैं यहीं पर इसका एक सेकंड पार्ट भी ऐड कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये आपसे इसी क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि फाइंड टी, एक टाइम पूछ रहा है, फाइंड टी एट विच mixture is optically inactive। देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक वो टाइम बताओ जब टोटल जो मिक्सचर है ये क्या हो चुका होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका होगा। देखो भाई एक किसी टाइम पर ये 10 डिग्री है ना पॉजिटिव में, और एक जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है इनफाइनाइट टाइम के बाद ये कितना है -20। तो देखो बीच में कोई ऐसा पॉइंट भी आया होगा जहाँ रोटेशन एंगल कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो वो टाइम आपसे पूछ रहा है 0 पे क्या बोल देते हैं हम मिक्सचर को 0 पे क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ठीक। अब देखो इसको कैसे करना है भाई, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया भी था कि जब मिक्सचर ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। बताओ जब मिक्सचर ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो बताओ आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस टाइम पर हम मिक्सचर को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, देखो आपका सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो क्या है, टाइम इज इक्वल टू 1/k ln r इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन r इन्फिनिटी माइनस आर टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन देखो हमें इस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला की जगह अभी भी मैं किस तरीके से करूँगा, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स वाले से करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने एक्स निकाल लिया था, जो भी चीज़ें हमारे पास ए नॉट आ चुका है, ठीक है। हमारे पास ए नॉट आ चुका है ना, कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हो और उस वाले से भी कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो आपको अगर टाइम निकालना है तो भाई पहले ये पता होना चाहिए, और के पता होना चाहिए। तो मेरे पास के देखो एक मैं बहुत अच्छे मेथड से निकाल सकता हूँ। देखो अभी हमारे पास कितना % डिसोसिएशन आया था 45 पर, 50% ना, बताओ 50% डिसोसिएशन आया था 45 सेकेंड्स पर, यानी बताओ जो टी 45 सेकेंड से क्या बताओ हमारा टी हाफ है क्या, है ना। और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, ln2/k, और टी हाफ हमें पता है कितना, 45 सेकेंड्स इज इक्वल टू ln2/k। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो k है वो क्या हो जाएगा, ln2/45 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। बोलो ये k की वैल्यू आ चुकी है। अब देखें हमें क्या करना है, हमें वो टाइम निकालना है जब मिक्सचर क्या हो चुका है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी आर टी क्या हो चुका है, 0, ठीक है। अब देखो आर टी 0 हो जाएगा तो आर इन्फिनिटी अपने को पता है ना, और आर नोट भी आप निकाल सकते हो इसी इक्वेशन में पुट करके। कौन सी इक्वेशन में, इसी तरीके से जो मेथड हमने यहाँ लगाया है, इसी तरीके से आप आर नॉट भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं अभी ये मेथड प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ जस्ट नॉर्मल फॉर्मूला से हम चीज़ों को करते हैं, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स वाले से, ठीक है। तो देखो ये तो मेरे पास आ चुका है, मुझे निकालना है एक्स निकालना है भाई। देखो अभी तक आपने टी 45 सेकेंड्स पे देखा था कि एक्स कितना हो चुका था, 1/2 हो चुका था, 50% डिसोसिएट हो चुका था। तो देखो जब आर टी 0 हुआ होगा, जब मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका होगा, तो बताओ अगर हम ये बता दें कि उस टाइम कितना अमाउंट ए का डिसोसिएट हो चुका है, यानी कि एक्स क्या है, बताओ हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे। कौन से फॉर्मूला में, ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी में। तो बताओ मेरे पास टी आ जाएगा। देखो दोबारा से समझना, मैं दोबारा से सारी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। मैं इस फॉर्मूला की जगह इस फॉर्मूला को लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ए नोट आ चुका है पहले, ठीक है। मुझे बस क्या करना है, ये एक्स निकालना है। ये एक्स कौन सा वाला, जब मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है तो बताओ कुछ ना कुछ तो अमाउंट डिसोसिएट हो चुका होगा, तो वही हमारा एक्स होगा ना। अगर मैं उसको निकालूंगा तो बताओ मैं कैसे निकालूंगा, इसकी इक्वेशन बना के। देखो अगर मुझे आर टी को क्या करना है, 0, इसका मतलब देखो
ए नॉट माइनस एक्स। अब देखो ये इक्वेशन हम कौन सी वाली लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी थी आर टी वाली, ए नॉट माइनस एक्स, बस उसको 10 की जगह क्या रखना है, 0। ये जो किसी टाइम टी पर जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर ये वाला, उसका रोटेशन 0 है ना, बस उसको हमें 0 के बराबर करना है। तो देखो मेरे ख्याल से देखो मुझे दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन तो हमारे पास आर टी की यही है, बस इसको इक्वल किसके रखना है, 0 के, क्योंकि हमारा आर टी क्या है, 0। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, अब मैं देखो उसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तो हमारे पास आई थी 40 ए नॉट माइनस 60 एक्स, ठीक है, ये बराबर है 0 के। तो देखो क्या आ जाएगा, 40 ए नॉट इज इक्वल टू 60 एक्स, तो यहाँ से आपके पास एक्स आ गया 2/3 ए नॉट। देखो जब मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना, तो इतना ये अमाउंट ए का डिसोसिएट हो चुका होगा। देखो हमारे पास एक्स आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखें एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस 2/3 ए नॉट इज इक्वल टू के टी, जो हो जाएगा 3 - 2 1 ए नॉट अपॉन 3, और ये हो जाएगा एल एन 3 इज इक्वल टू के इंटू पी, और टाइम टी इज इक्वल टू एल एन 3 अपॉन के। बताओ के की वैल्यू क्या थी, एल एन 3 अपॉन एल एन 2, ये रहा के, और 45 चले जाएगा ऊपर, ठीक है। और देखो भाई अपने को करना क्या होगा, इसको हम एल एन को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे दोनों को, तो 2.303 से 2.30 कट जाएगा, log 3 अपॉन log 2 इंटू 45। बेसिकली आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से टाइम निकाल लेना, कितने टाइम बाद वो मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो भाई एक ही क्वेश्चन हमने ये दो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई इतना ये मेथड जो है, ये जो क्वेश्चन का मेथड होगा भाई बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही पूछे जाते हैं, मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस अपने को मेथड समझ में आना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए तो हमारे पास मॉड्यूल में इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना, ठीक। कॉपी करो इसको। तो देखिए आपने कॉपी कर लिया होगा, तो देखो अब हम इसके बाद मूव कर रहे हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लास्ट पैरामीटर पर, ठीक है। हाँ भाई बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें ही चल रही है, क्यों हम इतने सारे पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लास्ट पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं, को लास्ट जो कि शायद फिफ्थ। पहला प्रेशर के टर्म्स में था, दूसरा स्टैंडर्ड टाइटरिंग एजेंट के टर्म्स में था, तीसरा वॉल्यूम इवॉल्व के टर्म्स में था, चौथा हाइड्रोसिस ऑफ एस्टर था, पांचवा बाय मेजरिंग एंगल ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया सिक्स्थ, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म। अब देखो बेसिकली ये टॉपिक कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार जेई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O2 जो हमने वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व था वो हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि इन सब टॉपिक से ना जेई एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एक दो बार, ठीक है। और इस टॉपिक से तो क्वेश्चन बहुत पहले आया था, तो ये टॉपिक्स इसलिए हमारे सिलेबस में ऐड हो चुके हैं, क्योंकि जेई अगर क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है तो दोबारा भी पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए हम इन चीज़ों को बस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म क्या है। देखो जब एक मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँ, तो जब हम मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एक मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, M2O लिख देते हैं, ठीक है। अब भाई आप समझें कि जब मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो आप समझें कि जब मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। बेसिकली वो कंपाउंड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। तो ये जो कंपाउंड होता है ना, ये क्या होता है, उस मेटल की सरफेस से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती जाती है, मेटल ज़्यादा कन्वर्ट होता जाता है किसके अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो समझे आप, देखिए जैसे कि आपके पास एक मेटल का ब्लॉक है, ठीक है, अब ये मेटल का ब्लॉक है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसकी रिएक्शन कैसे होती जाएगी, ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता जाएगा, तो देखिए मेटल ऑक्साइड जो होगा भी सरफेस से फॉर्म होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आपने सुना होगा मेटल ऑक्साइड की लेयर जम जाती है ना, तो बेसिकली मेटल ऑक्साइड सपोज ये बनना स्टार्ट हुआ इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये कुछ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, और
मान लो कि कुछ इतना अभी मेटल ऑक्साइड बन चुका है, ये जो आपको मैंने दिखा दिया इस वाले पार्ट से, और अभी इतनी मेटल बची हुई है, ये जो है अभी इतनी मेटल बची हुई है, और ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड की लेयर। ठीक ठीक है। तो देखो यह आप स्टार्ट करो, देखो किस तरीके से इसको समझना है कि आप टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें। पहले तो सिर्फ मेटल रहा होगा, अभी ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन हुई नहीं होगी। मान लो ये किसी टाइम t पर हम पहुंच चुके हैं, और देखो जब बहुत लंबे टाइम बाद जब ये रिएक्शन हो चुकी होगी, तो बोलो क्या मैक्सिमम अमाउंट जो है भाई वो क्या इस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होगा क्या, यानी कि बताओ क्या पूरा का पूरा मेटल कन्वर्ट हो चुका होगा मेटल ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। ये हमने बात कर ली टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट की। ठीक, अब समझें कि ये जो किसी टाइम t पर जो हमने इसकी जो थिकनेस मानी, ये जो आपको दिख रहा है थिकनेस, इतनी जो थिकनेस हो चुकी है इसकी लेयर की, इसको हमने मान लिया, इसके थिकनेस को हमने दिखा दिया t से। ठीक है, और जनरली इसकी थिकनेस को हम t से नहीं टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, तो आप t भी बोल सकते हैं, टाउ भी बोल सकते हैं, टाउ ये फिजिक्स वाला ही है। ठीक है, ये तो जी हो गया है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया किसी टाइम t पर। और बताओ कि ये मैक्सिमम बन जाएगा क्या, मतलब किसी टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर इसकी थिकनेस जो है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया टॉम एक्स। ठीक है, निकल से समझ में आ रहा होगा, किसी टाइम t पर थिकनेस t है, ये जो इसको हम टाउ बोल रहे हैं, और किसी टाइम t मैक्सिमम पर हमने इसको बोल दिया कि इनफाइनाइट पर हमने इसको बोल दिया टॉ मैक्सिमम। ठीक है, कि इतनी मैक्सिमम थिकनेस इतनी हो सकती है, ये पूरा का पूरा मेटल आपने ख़त्म कर दिया, तो ये इसकी मैक्सिमम थिकनेस होगी ऑक्साइड लेयर की। ठीक है, तो बस यही सब स्टार्ट करते हैं कि मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई और क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखें टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ ये रहा होगा, यानी कि a नॉट, ये कुछ नहीं होगा, किसी टाइम t पर a नॉट माइनस एक्स, ये x, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं, और यहाँ पर ये हो जाएगा a नॉट। अब आप भाई बहुत सिंपल सी बात समझ रहे हैं, यहाँ थिकनेस की बात चल रही है। ठीक है, तो बताओ जब ये x अमाउंट कितने टाइम पे टाइम t पर फॉर्म हुआ और उसकी थिकनेस उस टाइम कितनी है टाउ, तो हम बोल देंगे कि मेटल ऑक्साइड कितना बना x, और उस टाइम इसकी थिकनेस कितनी टाउ, तो प्रोपोर्शनल इसकी थिकनेस कितनी टाउ के। और जब इनफाइनाइट टाइम पर बताओ क्या सब कुछ मेटल ऑक्साइड बन चुका ना। ठीक है, और बताओ उस टाइम इसकी थिकनेस कितनी हुई, यानी कि जो ये मेटल ऑक्साइड कितना हो चुका है a नॉट, तो इसकी टाइम इसकी थिकनेस क्या हो चुकी है मैक्सिमम, ये टॉम एक्स हो गया। ठीक है, अब लगा दें क्या फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। जब आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखो a नॉट की जगह टॉम एक्स अपॉन a नॉट माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस किया, यानी कि टॉम एक्स माइनस टॉम इज इक्वल टू के टी। ठीक है, देखो ये आ गया एक्सप्रेशन, और इसके बेसिस पे जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी टाइम हो चुका है उसको, तो इसलिए ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, ये टॉपिक भी हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो ये पैरामीटर्स हमने इतने सारे पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स कैसे हो गए भाई, बुक में तो इनका कोई नामो निशान नहीं है। तो देखो हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, और जेई बुक के अलावा जो चीज़ें होती है उसमें से भी, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछता है। तो अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ भाई, ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हों, लेकिन वो इसलिए नहीं किए क्योंकि उनके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, लेकिन एक बार टॉपिक कवर करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हमने कर लिया है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे किससे, मॉड्यूल से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज के लेक्चर में हमारे पास हम यहीं तक रखते हैं। देखो आज के लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था बाय मेजरिंग एंगल ऑफ रोटेशन से। काफ़ी सारा टाइम तो हमारा उसी में चला गया, क्या फॉर्मूला होता है उसका, क्या ट्रिक होती है उसकी, और कैसे होता है उसका न्यूमेरिकल। ठीक है, फॉर्मूला उसका होता है ln r इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन r इन्फिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। बताओ वो टाइम जिस पे मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, जब रोटेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस टाइम पर हम मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। फिर उसका एक न्यूमेरिकल किया। न्यूमेरिकल 2 टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करने वाला न्यूमेरिकल होगा, या फिर एक थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल होगा जिसको भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म, तो ये भी हमने कवर कर लिया है। जेई से भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब जेई ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। आप मॉड्यूल से इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है, रिवीजन करना, क्योंकि चैप्टर ये जो मैं आपको बता दूं केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर भी होता है, ठीक है। बस एक इसमें और इसके न्यूमेरिकल्स भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बस टाइम टू टाइम क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, बस लगे रहना आपको। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।